आज मैं आप लोगों को एनजीओ के बारे में जो आरएमएसएस का टिप्स है इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले मेरे साथ आरएमएसएस की सपोर्टर्स काजल अधिकारी जी बैठी हैं, मिलिए इनसे। नमस्कार। अब मैं बताता हूं आपको, कुछ ऐसे सवाल है जो बार बार लोग फोन करके करते रहते हैं। उसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो इनके समझ में नहीं आता है, काजल जी भी करते हैं। तो मैं इसका टिप समझाता हूं, इसका जो इस एनजीओ से ज्यादा लोग फायदा उठा सकता है, कैसे उठा सकता है। और जितना मैं समझाऊंगा उसके बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पे या फिर स्क्रीन पे चलेगा हेल्पलाइन नंबर, उस पे आपको फोन करना है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हेल्पलाइन नंबर होगा, आपको उसे फोन करके पूछना है। अब मैं स्टार्टिंग करता हूं। ये एनजीओ का नाम, जिस एनजीओ से मैं बात कर रहा हूं, इस एनजीओ का नाम है आरएमएसएस इकोर एनजीओ, राष्ट्रीय महिला सेवा संघ इकोर एनजीओ। इस एनजीओ की स्थापना 16 जनवरी 2012 को हुई। और भारत देश में कई सारे एनजीओ हैं, ऐसा नहीं कि यही एक एनजीओ है, कई सारे एनजीओ हैं। हर एनजीओ अपना अपना एक फोकस है, अपना अपना एक वर्क है, सब अपना अपना काम करती है। इस एनजीओ का काम जो है वो काम है रोटी कपड़ा मकान और सम्मान। रोटी कपड़ा मकान और सम्मान, ये 4 फोकस है जिसके ऊपर ये वर्क करते हैं। अब कोई भी आदमी आए, वो बोले मुझे एनजीओ का आईडी बनाना है और आईडी बना के वर्किंग करना है, तो कोई भी इस एनजीओ में आके आईडी बना के वर्किंग नहीं कर सकता है। कोई भी वर्किंग नहीं कर सकता है। इसको आप अपनी भाषा में बोल सकते हो। এই এনজিও মে যারা আসবে, যে জয়েন্ট করবে, এতে কোনো আইডি থাকবে না। বিনা আইডিতে সে জয়েন করতে পারবে। ये कोई भी आईडी जल्दी किसी को आते ही बोलेगा कि मुझे आईडी बना के दे दो, काम करना है, मैं बना के नहीं दूंगा। एनजीओ का रूल है, आपको बना के नहीं देगा। हाँ, पहले 3 महीना आपको ट्रेनिंग बेस में रहना है। 3 মাস আপনাকে ট্রেনিং এ থাকতে হবে, তারপর আপনি কার্যকর্তা বানবেন। आपको 3 महीना ट्रेनिंग बेस में रहना है, और वो ट्रेनिंग बेस जो आपका होगा वो ट्रेनिंग आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे होगा। जो ट्रेनिंग में আপনাকে রাখা যাবে वो আপনার হোয়াটসঅ্যাপে থাকবে। व्हाट्सएप आपके मोबाइल पे होगा, यानी आपको बार बार ऑफिस में आकर के, मीटिंग में आके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। और आपके व्हाट्सएप पे वो ट्रेनिंग कैसे होगा, उसमें डेली का 2 से 3 मैसेज आएगा, वो मैसेज आपको पढ़ना है। আপনাকে বারবার অফিসে আসতে হবে না। আপনার মোবাইলে যে মেসেজ যাবে ও মেসেজগুলো শুধু দেখে পড়ে নেবেন। डेली का मैसेज में जो आपको आता है उसमें ये आता है कि आज हमने भारत देश में कहां पे क्या किया, किस सुविधा के पीछे क्या प्रोसीजर है, क्या नई सुविधा लॉन्च हुई है, और किस एरिया में कौन संचालक बनाया गया, किस संचालक को हटाया गया। मतलब वो एनजीओ का जो अपडेट होता है वो आपको मिलता रहता है। এই যে এনজিওর তরফ থেকে तो एनजीओ का जो अपडेट होता है आपको मिलता रहता है। अब उसके बाद जब आपका 3 महीना कंप्लीट होता है, यानी कि 90 डेज पूरा होता है, 90 দিন যখন আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে, 90 দিন মানেই হচ্ছে 3 মাস কমপ্লিট হয়ে যাবে। उसके बाद आपको आप खुद फोन करोगे एनजीओ को हेल्पलाइन पे, अगर आपको अच्छा लगता है तो। उस 3 मास कंप्लीट হওয়ার পরে আপনি हेल्पलाइन पे एनजीओ को फोन करবেন। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको अच्छा अगर लगता है कि ये एनजीओ मेरे लायक भी है, यानी डेली का मैसेज आया आपको दिखाई दिया है कि ये मैसेज मेरे लायक भी है, मैं भी इसमें इन्वॉल्व होकर काम करना चाहता हूँ, मुझे भी हेल्प होगा। और अगर आपको लगता है कि ये मेरे लायक चीज नहीं है तो आप लेफ्ट हो सकते हो। यहाँ कोई किसी के गुलाम तो है नहीं, और कोई किसी से जबरदस्ती तो कर नहीं सकता है, तो आप लेफ्ट हो सकते हो ग्रुप से। अगर এই এনজিও যদি আপনাকে ভালো লাগে বা আপনি চান যে না আমাকে এনজিও ভালো লেগেছে, আমি এতে জয়েন্ট হব, তো আপনি জয়েন্ট হতে পারবেন। আবার যদি মনে করেন না আমার ভালো লাগে না, আপনি आप लेफ्ट हो सकते हो। जब आप लेफ्ट हो जाते हो तो आपका, और अगर आप कार्यकर्ता बन जाते हो, और आप कार्यकर्ता बनने के उस समय हर 2-3 महीने के बाद, हर 2-3 महीने के बाद कार्यकर्ता फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर चेंज होता रहता है। तो उस समय कार्यकर्ता फॉर्म फिलअप करने का क्या प्रोसीजर है, क्या डोनेशन है, वो सब आपको बताया जाता है।
और उस समय अगर आप कार्यकर्ता फॉर्म फिलअप करते हो तब आपको एक आईडी इशू किया जाता है। 3 মাস পরে যখন আপনাকে কোনো এখানে এনজিওতে হবে, যখন আপনি ভাববেন যে না আমি এতে এনজিওতে জয়েন করে কিছু কাজ করতে চাই, তখন আপনাকে একটা ফর্ম দেয়া যাবে। ওই ফর্মটাকে আপনি ফিল আপ করে আপনাকে কার্যকর্তা বানানো হবে। ওর পরে আপনাকে কোনো आईडी दिया जाবে। जब आपको आईडी मिलेगा, कार्यकर्ता आईडी, तो उसके बाद वहां से 2 रास्ता चालू होता है। पहला तो आप कार्यकर्ता आईडी लेते ही कार्यकर्ता बन चुके हैं, और एक नया रूल रेगुलेशन आपको दिया जाता है फॉलो करने के लिए एक्टिव कार्यकर्ता का। ওখানে দুটো আইডি দেওয়া যাবে, যেখানে আপনি নিজে কাজ করবেন আর একটা কাজে ফলো করবেন। वहां से दूसरा रास्ता जब आपको दिया जाता है तो दूसरा रास्ता अगर आप वापस 3 महीने के बाद फॉलो करते हो तब आपको मिलता है एक्टिव कार्यकर्ता का आईडी। उससे पहले सिर्फ आपके पास होता है कार्यकर्ता का आईडी। যদি আপনি দুটো কাজই ভালোভাবে ফলো করতে পারেন তো আপনি একদম তৈরি হয়ে যাবেন অ্যাক্টিভ कार्यकर्ता। एक्टिव कार्यकर्ता जब आप बनते हो वो आप 3 महीने के बाद बनते हो, लेकिन जिस दिन आप कार्यकर्ता बनते हो उसी दिन से आपको एनजीओ हेल्प करना स्टार्ट करती है। যেদিন আপনি কার্যকর্তা তৈরি হয়ে যাবেন তখন থেকে আপনার উপরে একটা হেল্প থাকবে, মানে সাহায্য থাকবে যে এরা আমাকে আপনার অফিস থেকে সাহায্য করবে। क्या जब आप कार्यकर्ता बनते हो तो उसके बाद 24 घंटे के बाद कभी भी आपको आईडी मिलती है, आपके पास एक पावर होता है कि आप 24 घंटे बाद कभी भी अपनी प्रॉब्लम को एनजीओ में लिख के दे सकते हो। আপনি যখনই আপনার এনজিও কার্যকর্তা হয়ে যাবেন তখন আপনি কিছু লিখে যদি দিয়ে দেন আমাকে এটা করতে হবে, তখন আপনাকে एनजीओ कार्यकर्ता हिसाबे आपके सबाई हेल्प करबे। आप लिख के जब दिए तो जितना भी प्रॉब्लम, जैसे आपने आपको बोला कि आपकी जो पर्सनल परेशानी है, कार्यकर्ता बनते ही आपको अपनी पर्सनल परेशानी देनी है, याद रहे आपकी पर्सनल परेशानी। যদি কার্যকর্তার মধ্যে যদি আপনি এ করেন পার্সোনাল লিখ করেন তাহলে সেগুলো আপনাকে করে दिया जाए। पर्सनल परेशानी आपको लिख के देना है, और पर्सनल परेशानी जैसे आपने लिख के दिया कि मेरे पास रूम नहीं है, मेरे नाम पे LIC नहीं है, मेरे घर में लड़की है शादी करने लायक, उसे शादी में खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, या मेरे घर में गैस सिलेंडर नहीं है, या और भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपने दे दिया। हर सुविधा आपको पर ईयर 1 हेल्प, 1 साल में 1 सुविधा वहीं से एनजीओ आपको स्टार्ट कर देती है। যদি আপনি বলেন আমার মেয়ের বিয়ে আছে, আমার ঘর নেই, আমার গ্যাসের অসুবিধা আছে, আমার কোই জমি জায়গার এরকম প্রবলেম আছে, তো সব সুবিধা আপনাকে বছরে একটা হেল্প করে দেওয়া হবে। এটা আপনাকে साल में 1 सुविधा आपको एनजीओ देना स्टार्ट करती है। याद रहे अगर किसी साल में आपने रूम का सुविधा ले चुका और उसी साल में आपके घर में कोई इमरजेंसी डेथ वगैरह हो जाता है और आपको उस समय भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप सर पटक के रह जाओगे, फिर भी एनजीओ हेल्प नहीं करेगा। अगर আপনাকে কোনো জিনিসে যদি একবার হেল্প করা যায় ও যে কোনো মেয়ে, তো दूसरा হেল্প किसी से হয়তো ডেথ হয়েছে, সেখানে আপনি যদি আমার কাছে এসে বলেন যে না এরকম হয়ে গেছে আমাকে হেল্প করতে হবে, সর পটাকলেও আপনাকে হেল্প করা যাবে না। फिर दूसरी हेल्प आपको नेक्स्ट ईयर में ही मिलेगी, अगले साल। यानी साल में 1 सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि रूल से मैं भी बंधा हूँ, रूल के अंदर में मैं भी हूँ, रूल के ऊपर मैं नहीं जा सकता। রুল অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে। কেন আমাদের এনজিও যে আছে স্যার ও লোক সব রুল অনুযায়ী চলে, তো আমাকেও রুল অনুযায়ী চলতে হবে। আপনাকে বছরে একটা রুল অনুযায়ী চলতে হবে, फिर ওটা খতম হয়ে গেলে दूसरा বছরে আবার আপনাকে আমরা হেল্প করতে পারবো। अब इस तरीके से एनजीओ आपको हेल्प करती है, और जब 3 महीने में आपका पूरा प्रोसीजर वो फॉलो करते हो एक्टिव कार्यकर्ता का, उस समय एक्टिव कार्यकर्ता का आईडी होते ही आप पर ईयर 2 हेल्प ले सकते हो। हर साल का 2 सुविधा, 1 सुविधा आप अपने लिए और 1 सुविधा समाज के लिए। যখন অ্যাক্টিভ কার্যকর্তা তো হয়ে যাবেন আপনি 3 মাস পরে, তখন আপনাকে 2 রুল দেয়া যাবে, 2 सुविधा दिया जाবে पर ईयर, एक समाज के लिए, একটা সমাজ के लिए और একটা আপনার জন্য। वो इसलिए कि आप सुरक्षित तो दुनिया सुरक्षित। पहले आपको सुरक्षित करना है, फिर समाज को सुरक्षित करना है।
প্রথমে আপনাকে সুরক্ষিত করব, তারপর অন্য লোককে করব। आप जब उस लायक हो जाओगे तो अपने आप समाज को सुरक्षित कर दोगे। डेली आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको उस लायक मुझे बनाना है। প্রথমে আমি সুরক্ষিত থাকলে তো তবে তো আপনাকে হেল্প করব। আমি সুরক্ষিত নেই তো কি করে হেল্প করব? প্রথমে আমি সুরক্ষিত থাকি, তারপর दुनिया सुरक्षित। दुनिया सुरक्षित। इस तरीके से सुरक्षित करना है। और एक्टिव कार्यकर्ता बन जाने के बाद आपको पीरियड 2 हेल्प। अब कार्यकर्ता जब आपने बना तो आपने पर्सनल परेशानी दिया था। एक्टिव कार्यकर्ता बनने के बाद सामाजिक परेशानी में, जैसे आपको स्कूल, कॉलेज, कोई कंपनी, जो भी आपके दिमाग में ऐसा क्रिएट हो रहा है कि मुझे खोलना है, कुछ 10 लोगों को काम भी मिलेगा और नजदीक में सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी, तो ये आप कोटेशन ला के एनजीओ को दे सकते हो। एनजीओ उसको समझेगी, विचारेगी, फिर उसके ऊपर एनजीओ कहीं ना कहीं से फंड व्यवस्था करवा के आपको फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई बड़ा काम आपको करने का, कोई स्कूल, कॉलेज, किसी को भर्ती कराना है, कोई डोनेशन देने का, कुछ भी काम करने का, तो वो काम भी आप एनजीओ तरफ से आपके दिया जावे। तो इस तरीके से वो आपको उसमें एनजीओ हेल्प करेगी, लेकिन आपकी सिस्टम को समझने के बाद। ऐसा नहीं कि आज आपने लाया और कल ही सुविधा हो जाएगा, ये भी ऐसा भी नहीं होगा। समझने के बाद सिस्टेम अनुযায়ী আপনাকে চলতে হবে। রুল রেগুলেশন ছাড়া এনজিও কাজ করবে না। আপনি আজকে বলবেন কালকে পাবেন, এটা নয়। এনজিওকেও টাইম দিতে হবে, যে আপনাকে এই টাইমের মধ্যে ও কাজ করে দিতে হবে। কারো খুব দরকার, বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য ডোনেশন চাই, অমুক চাই, तो पे जावेन, किंतु टाइम नहीं। अब इस तरीके से एनजीओ आपको हेल्प करती है। और जब कार्यकर्ता और एक्टिव कार्यकर्ता दोनों प्रोसीजर आपका अच्छा खासा चलता रहता है, लगभग 3 महीना तक ही अच्छा खासा चलता रहा, तो ऑफिस खुद से आपको फोन करेगी। अगर 3 मास আপনি এইভাবে যদি চালিয়ে যেতে পারেন, तो एनजीओ कार्यकर्ता और भी আপনাকে हेल्प करবে। खुद से ऑफिस फोन करेगी और आपसे पूछेगी कि ये एरिया में पोस्ट खाली है, पोस्ट लेना चाहते हो क्या। এনজিও আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, এই আপনার যে এরিয়া মে আছেন ওই এরিয়ার कोई পোস্ট খালি আছে কিনা। ये आपको एनजीओ फोन करेगी, इस एरिया में पोस्ट खाली है, आप पोस्ट लेना चाहोगे क्या। ওই एरिया में पोस्ट कोई खाली আছে, पोस्ट लेना चाहोगे क्या। अगर आप वो पोस्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप एक्टिव कार्यकर्ता रह के भी एनजीओ के साथ काम कर सकते हो। अगर पोस्ट लेना चाहते हो तो पोस्ट लो, और नहीं लेना चाहते हो तो कार्यकर्ता बना, तो कार्यकर्ता हिसाबे अपनी यही रकम ही काज करते। अब इस तरीके से एनजीओ चल रही है। और अगर आप पोस्ट ले लेते हो तो पोस्ट लेने के बाद आपके लिए कार्यकर्ता से भी ऊपर एक विशेष सुविधा आपके लिए मुहैया कराई जाती है, जो भारत देश के अंदर एक सिटी है, वहां पे आपको पूरा सुरक्षित करके रख दिया जाता है जिंदगी भर। इस तरीके से एनजीओ चल रही है। अभी जितना मैं समझाया हूं, मैं तो हिंदी में बोल रहा था, काजल मैम आपको बंगाली में समझा रहे थे, आइए बंगाली में आपको समझा रहे थे। अगर এইভাবে আপনি যদি চালাতে পারেন তো কেন আমাদের এনজিও আরো আগে বড় হয়ে যাবে। আপনারা সবাই যদি সাথ দেন এনজিও কে, তো আগে বড় করার জন্য আমরা খুব চেষ্টা করছি। আপনারা সবাই মিলে আসুন, এসে সব হাত এক হয়ে যায় আর একে আরো আগে নিয়ে যাওয়ার আমরা খুব চেষ্টা করছি। अब मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि मैं जो हिंदी में बोल रहा था, तो पहले आपको हिंदी सुनना जरूरी है। बाद में किसी किसी एरिया में हिंदी किसी के समझ में, कोई गांव ऐसा पिछड़ा गांव है समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ का मातृभाषा ही समझ में आ रही है, तो इसलिए मैं काजल मैम को बोला कि आप बताइए। लेकिन हिंदी ध्यान दीजिएगा, काजल मैम अगर कुछ हिंदी में मैं कुछ और बोला होऊंगा, ये कुछ और बोली होंगी, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप पहले उसको समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको उस पर ध्यान देना है। मैं जितना बोल रहा हूँ उस पर समझना है। अगर वही वो मैच करके बोली है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बस इसी के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूँ। और आप अपने हिसाब से कुछ बोलना चाहते हैं अपने बंगाल के लोगों के लिए तो बता दीजिए। আমি আমাদের বাঙালিকে একটাই কথা বলবো, সবাই মিলে এই এনজিও কে আগে নিয়ে চলো। তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা উপলব্ধ আছে। যদি তোমরা বুঝতে পারো, না বুঝতে পারো, তুমি কোনো বাঙালিতে মেসেজ করো, আমি তোমাকে মেসেজেই থ্রুতে বা ফোন করে আমি ভালোভাবে বুঝিয়ে দেব। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।